नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं कुछ कल्पों के बारे में। जैसे कि रोज केस टेकिंग चलता है, अलग अलग व्याधि को लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं, बट आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ अलग कल्पों के बारे में। वैसे तो काफी सारे जो कल्प है गायनिक रिलेटेड और जनरल प्रैक्टिस में जैसे केसेस आते हैं, उन सभी को हमने बार बार पढ़ा है, डिस्कशन किया है। आज थोड़ा कुछ हटके हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें मैं डिस्कस करना चाहती हूँ मंडूर भस्म को लेकर। मंडूर भस्म बहुत ही फेवरेट रहता है सभी वैद्यों का, क्योंकि वो इतना गुणवान है। मंडूर को हमेशा लौह का पर्याय के रूप में माना जाता है। लौह के मैल के रूप में मंडूर को बोला जाता है। लौह के मैल के रूप में मंडूर पाया जाता है। जितना पुराना मंडूर उतना उसके गुण अच्छे होते हैं, उतना वो शीत और उतना वो बलदायी होता है, धातुओं का बल बढ़ाता है। मंडूर भस्म की खासियत ये है कि हम लोग इसका कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के मंडूर, जैसे त्रिफला मंडूर है, तृष्णादि मंडूर है, पुनर्नवा मंडूर है, अलग अलग प्रकार के मंडूर मार्केट में अवेलेबल है, उसको बनाया भी जाता है। आचार्य कहते हैं कि हमारे जो हिंदुस्तान में, जैसे कि हम सभी को पता है, हमारा इतिहास हम सभी जानते हैं, तो हमारे देश में कभी सोने का ये हुआ करता था, दूध निकलता करता था, ऐसे तो हमने सुना है। बट फिर भी आज भी लाइक ये स्थिति है कि हमारे देश में लोहा बहुत ज्यादा मायने में मिलता था 100 साल पहले। अभी थोड़ा सा इसका जो प्रमाण है वो कम हुआ होगा, बट जहां पर भी लोहा मिल जाता है तो लोहा यानी लोह धातु के रूप में आयुर्वेद में वर्णित, और इसी के रूप में मंडूर भस्म मिल जाता है। तो लोहे के गुण आप सभी जानते हैं। भारत देश में आज भी एनीमिया जैसे, पांडु जैसे व्याधि आज भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। एक तरफ बहुत ज्यादा अमीरी है, तो एक तरफ कुपोषण से आज भी कई सारे बच्चों की मौत होती है। तो ये दुर्भाग्यवश बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बट फिर भी लाइक मंडूर का मुख्य रोल होता है रक्त धातु के ऊपर। जो भी एनीमिया का प्रकार हो, उन सभी प्रकारों में मंडूर ये एक पेटेंट औषधि है। आप जैसे अलग अलग टाइप में लोह कल्प भी अलग अलग टाइप में मार्केट में मिल जाते हैं। धात्री लोह है, त्रिफला लोह है, अलग अलग है। बट लोह और मंडूर में जैसे मैंने बताया, ये थोड़ा सा फर्क है। लोह के जो गुण देखेंगे, थोड़ा सा लोह से मंडूर ये जो है थोड़ा तीव्रता उसकी कम है, शीतल गुण वाला है। इसके कारण हम लोग इसका प्रयोग गर्भीणी अवस्था में भी कर सकते हैं मंडूर भस्म का। तो लोह से अलग थोड़े से इसके प्रॉपर्टीज बन जाते हैं, पोटेंसी उसकी बढ़ जाती है और ये शीत निरोधात्मक बन जाता है, जिसके कारण अलग अलग अवस्थाओं में हम लोग इसको उपयोग में ला सकते हैं। अभी अभी हमने पिछले हफ्ते में गर्भिणी पांडु को लेकर बात की थी, और उसके ऊपर हमने भी चर्चा की थी कि मंडूर का और धात्री लोह का क्या प्रयोग होता है। एनीमिया की बात करते हैं तो एनीमिया में वैसे रक्त व स्रोतस के साथ साथ कई सारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं ना, लाइक लीवर है, स्प्लीन है, बोन मैरो है, ये सारे मेटाबॉलिक ऑर्गन्स, यानी यहाँ पर हम लोगों को फिर से एक बार जाठराग्नि, भूताग्नि और धात्वाग्नि की जो महत्ता है या उसका जो रोल है, सभी प्रकार की व्याधियों के निर्माण या करेक्शन के लिए भी हम लोगों को अग्नि के ऊपर काम करना पड़ता है। यानी एब्सॉर्ब होना, खाना खाया, पचाया, एब्सॉर्ब होया, फिर जाकर धातु बनते हैं। रक्त धातु बनने में कम से कम 5 दिन का समय लगता है, जैसे आरबीसी डेवलपमेंट में भी 8 दिन का। तो ये तो बात आप सभी लोग समझते हैं, हमने उसमें ऊपर ज्यादा नहीं बोलेंगे। बट आज हम लोग मंडूर को लेकर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो लाइक मंडूर भस्म या त्रिफला मंडूर को लेकर मैं बताऊंगी कि इसको कैसे तैयार किया जाता है या इसके उपयोग क्या है। फिर हम लोग आगे चलते चलते अलग अलग जो मंडूर है, कल्प है, उसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं मंडूर को ही बताना चाहूंगी कि मंडूर भस्म कैसे तैयार किया जाता है। मंडूर भस्म बनाने के लिए तो आपको जैसे पता है कि जो मंडूर मिल जाता है मार्केट में, जिसको फेरिक ऑक्साइड के रूप से भी बोला जाता है, इट इज लाइक रेड आयरन ऑक्साइड भी होता है ये। इट इज एक प्रकार से ओल्ड आयरन मानिए, इसको आयरन ही मानिएगा, आयरन, रस्टेड आयरन इसको बोल सकते हैं। उसके साथ हमें लगेगा यहाँ पर त्रिफला का डिकॉक्शन, या फिर आप पाउडर का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं, जो त्रिफला है उसका। फिर हमें एलोवेरा का जूस भी लगेगा और दूसरा लगेगा गोमूत्र। अभी हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए लाइक आपको लेना है त्रिफला और आपने पाउडर ले लिया, फिर ऑक्साइड ले लिया, इसको हमने ले लिया। अभी इसको अच्छे से एक साथ मिला लेंगे, मिक्स इट प्रॉपरली एंड लाइक थोड़ा बड़े से वेसल में, बड़े से बॉटल में इसको ये करिएगा, रख दीजिएगा। अभी इसको हम लोगों को थोड़ा सा फ्लेम में रख देना है, अग्नि रख देनी है, अग्नि देना है इसको जब तक
इसमें अच्छे से इवेपोरेशन या धुआं ना निकले तब तक इसको हम लोग जला देंगे, और फिर जैसे पाउडर ही बचकर रह जाएगी। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइक जो हमने लिया है ना, एलोवेरा जेल एक लिया है और गोमूत्र लिया है, ठीक है। अभी इसको हम लोग इसमें जेल में और जो गोमूत्र लिया है इसको हम मिला देते हैं, और लाइक फिर जो बचेगा इसमें वो हम मंडूर भस्म के रूप में यूज करेंगे। तो इस प्रकार से ये मंडूर भस्म मिल जाता है। मंडूर भस्म हम अनुपान के रूप में भी यूज कर सकते हैं, सिंपल अगर मंडूर भस्म का ही आपको प्रयोग करना है तो। बट अल्टीमेटली जैसे मैंने अभी बताया, ये जैसे आयरन इसमें काफी अच्छा होता है, और आयरन के साथ साथ इसमें आंवला और त्रिफला भी है, मतलब आंवला विविधक और हरितकी भी है, जो भी जिसके भी प्रॉपर्टीज अगर देखे जाए तो वो भी एक प्रकार से सभी तीनों दोषों का शमन करने वाले होते हैं, और लीवर का काम सुधारने के लिए या पित्ताशय का काम सुधारने के लिए, जो कामला है, जॉन्डिस या फिर एनीमिया जन्य जो व्याधियां है, अलग अलग रूप से इंडाइजेशन है, जहां पर भी कई बार सीलियक डिसीज वगैरह भी होते हैं, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडिनल अल्सर जैसे भी व्याधि होते हैं ना, जिसमें कि अग्नि करेक्ट करना होता है, अग्नि का काम ठीक से नहीं होता है या एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है, उन सभी व्याधियों में भी, नॉट ओनली इन एनीमिया बट इन सभी व्याधियों में या इन सभी ऑर्गन का कार्य सुधारने के लिए भी हम लोग मंडूक भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। लीवर की बीमारियों के लिए, लीवर की बीमारी यानी लीवर अलग अलग रूप से जुड़ा होता है, आप लीवर को कंसिडर कर सकते हैं डायबिटीज में भी, क्योंकि एक ओवरऑल जो सारी एक्टिविटीज होती है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है या ग्लूकोज का स्टोरेज लीवर में होता है, इसी सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मंडूर भस्म का वहां पर भी काम हो सकता है। जैसे कि देखिए, मानिए कि जो भी व्याधि शरीर में होता है, जैसे बेसिकली आहार से रस धातु बनता है, तो रसक की दृष्टि वहीं पर होती ही है। रसक की दृष्टि हो गई तो कहीं ना कहीं रसक के साथ साथ आगे के जो धातु है उस पर थोड़ा थोड़ा तो असर पड़ेगा। बहुत क्रॉनिसिटी आ जाती है, व्याधि पुराना हो जाता है तो फिर तो निश्चित रूप से थकान या रक्त की मात्रा कम होती है, बट शुरू की अवस्था में भी थोड़ा सा परिणाम होता है, पेशेंट में थकान रहती है। तो आगे ये थकान ना बढ़े इसके लिए भी हम लोग शरीर में आयरन की पर्याप्त मात्रा होगी तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा। तो इसको इम्प्रूव कराने के लिए भी हम लोग ऐसे सभी व्याधियों में मंडूर भस्म का या मंडूर के कल्पों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको एनीमिया, लाइक हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी काउंट कम है, ये दिखना चाहिए आपके ब्लड रिपोर्ट में। तो आप इस प्रकार से अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के रूप में भी यहाँ पर उसको ये कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी ये काम करता है, क्योंकि लाइक एनीमिया का एक कारण ये भी होता है कि आमाशय की कोई व्याधि जैसे गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक अल्सर्स है, जिसमें जो आमाशय के फैक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जो कि एब्सॉर्प्शन के लिए जरूरी होते हैं ना, वो अच्छे से सिक्रेट नहीं हो पाते, जिसके चलते भी रस का रंजन काम ठीक से नहीं होता है, क्योंकि आमाशय में ही जाकर रस का रंजन कार्य होता है, और यहाँ पे आमाशय ही विकृत है। तो जैसे आचार्य चरक एवं सुश्रुत में मतभेद है कि किसी ने आमाशय को माना है रंजक पित्त का स्थान, तो किसी ने यकृत को माना। तो ये तीनों ऑर्गन आपको कंसिडर करने हैं एनीमिया के पेशेंट में। ऐसा नहीं है कि केवल लीवर इंपॉर्टेंट है या स्प्लीन इंपॉर्टेंट है, बट आमाशय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक तो आमाशय में ये फैक्टर्स होते हैं एलोपैथिक या मॉडर्न फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से, या फिर जैसे आप मानिए इसमें पाचक पित्त है, इसमें वायु भी है, इसमें कफदोष का भी स्थान है, इसमें अग्नि का भी स्थान है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपको कोई भी व्याधि का जो इतिहास हम लोग लेंगे उसमें आमाशय में कोई ना कोई थोड़ी सी संप्राप्ति मिल ही जाती है, तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सभी प्रकार के व्याधियों में थोड़ा शुरू में अग्निमांद्य, एनोरेक्सिया और भूख ना लगना, खाने की इच्छा नहीं होना, ये सारे लक्षण तो मिल जाते हैं, बट इसको आप करेक्ट करने के लिए आम पाचन कराते हैं, तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इसका भी प्रयोग करना है। ये दोषों के लिए भी काफी अच्छे से ये इफेक्ट करने वाला होता है, तीनों दोषों का शमन करता है, जैसे त्रिफला करता है ना, उसी रूप से ही तीनों दोषों का शमन करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा जो मंडूर भस्म का मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि लाइक कुछ व्याधियों में जहां पर आपको लगता है कि लाइक अभी हम लोग कुछ अवलेह दे रहे हैं, तो उस वासावलेह है, घंटाकारी अवलेह है, तो अवलेह के साथ में अनुपान के रूप में भी आप मंडूर भस्म दे सकती है। जैसे 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक भी इसका सेवन किया जा सकता है, यानी दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 500 मिलीग्राम इसको हम लोग दे सकते हैं। तो आप लाइक पेशेंट को अच्छा लगता है ना, अवलेह कल्पना का प्रयोग करते हैं, च्यवनप्राश है या जो भी कुष्मांड अवलेह या फिर वासावलेह है, कंटकारी अवलेह, खांसी है, पुरानी खांसी है, क्रॉनिक है या एलर्जिक टाइप का रहता है बहुत सारे लोगों में, एज के हिसाब से भी
थोड़ा सा धुआ तो कहीं पर गर्दी के यहाँ पे जाकर आए तो उनको खांसी आ जाती है। इसका मतलब उनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी भी कम है, तो प्राणव स्तोत्रस का भी बल बढ़ाना होता है। तो प्राणव स्तोत्रस का बल बढ़ाने के लिए हम लोग एक रसायन के रूप में कुछ वासावलेह, कंटकारी अवलेह जैसे द्रव्य देते हैं। तो इसमें प्राण शोणितम ही अनुवर्तते, प्राण ये शोणित के साथ चलते यानी रक्त के साथ, यानी रक्त की जितनी मात्रा अच्छी होगी उतना आपके प्राण का भी वहन अच्छे से होगा, यानी प्राण पोषक पदार्थ शरीर के सभी धातुओं तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि खांसी में भी काफी थकान होती है। हमें लगता है कि क्या है, खांसी है और इतना क्या है, बट खास खास के आप सोचिए कि दिन भर आप खांस रहे हैं तो कितनी थकान आती है। इसीलिए तमक श्वास में पेशेंट की जो पोजीशन होती है, लाइक उसको सोने से अच्छा नहीं लगता, बैठने से अच्छा लगता है, काफी पेशेंट थक जाता है श्वास में और कास के इसमें व्याधि में। तो वहां पर भी आप इस भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, मंडूर भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो मंडूर भस्म अल्टीमेटली ऐसे सभी व्याधियों में आप जहां पर भी आपको अमाशय, यकृत और प्लीहा की इन्वॉल्वमेंट लगती है, अग्नि, तीनों प्रकार के अग्नि के तीनों जो स्थान है वो काम करने वाले होते हैं। जैसे अमाशय में जाठराग्नि का स्थान दे सकते हैं, यकृत में भूताग्नि का, और जैसे धात्वाग्नि का भी स्थान हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि यही से सारी आगे की परंपरा स्टार्ट होती है पाचन की धातु का निर्माण करने की। आगे बढ़ते आगे हम लोग एक एक मंडूर कल्प के बारे में बात करने वाले। सबसे पहला नंबर आता है त्रिफला मंडूर का, बिकॉज इट इज द इजीएस्ट टाइप ऑफ मंडूर, जिसमें त्रिफला और मंडूर को समान मात्रा में लेकर आप इसको बना सकते हैं। त्रिफला मंडूर जो है, हम ना केवल पांडु या अभी जो मैंने सारे व्याधि बताया, इसके साथ साथ आपको लाइक त्रिफला ये बहुत ही अच्छा चक्षुष द्रव्य, ये केश द्रव्य है, ये रसायन द्रव्य के रूप में यूज किया जा सकता है। तो शालाक्य में या ऊर्ध्वजत्रु का जो भी व्याधि है, जहां पर भी आपको उसका प्रयोग करना है वहां पर करिएगा। जैसे शालाक्य तंत्र में तो डायरेक्टली इसका समावेश नहीं किया है, खालित्य या पालित्य या कायचिकित्सा प्रधानी व्याधि बताए गए हैं, बट उसका स्थान देखेंगे तो शिरह, तो जैसे इसमें हम लोग नस्य करवाते हैं, शिरोधारा करवाते हैं, और लाइक बाल पकते हैं या अर्ली एजिंग है, जो भी चेंजेस आते हैं ना बालों में, तो उसके लिए भी लाइक हमें मंडूर का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। आप सभी के घर में शायद बिल्कुल निश्चित रूप से एक छोटी सी लोहे की कढ़ाई होगी, जिसका प्रयोग हम लोग मेहंदी भिगोने के लिए करते हैं। आजकल तो मेहंदी 20 साल से लेकर ही स्टार्ट हो जाती है। तो आयरन का ही क्यों, लोहे का ही कढ़ाई क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज इसका मतलब है कि आयरन हमें लगता है कालापन के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट ना केवल कालापन, बट बालों का पोषण सही ढंग से हो, अस्थि धातु अच्छा बने, इसके लिए भी मंडूर या आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। और मंडूर भस्म में ना केवल आयरन है बट कैल्शियम भी है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मंडूर यानी बस रक्त को बढ़ाता है, बट ऐसा नहीं है। तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे जो भी सारे मिनरल्स है उसका भी काफी अच्छा प्रमाण इसमें होता है। इसीलिए आपको त्रिफला मंडूर जो है हम ऐसे सभी व्याधियों में भी यूज करें। और मैंने तो मतलब फ्रिक्वेंटली इसका प्रयोग किया है, अच्छे से रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि आप सभी का भी यही अनुमान होगा, यही प्रकार से आपने इसको यूज किया है। और आगे कुछ और जैसे कुछ व्याधि में बताना चाहूंगी, इसमें त्रिफला मंडूर के साथ जो उपयोग में लाए जा सकते हैं, जो शास्त्रोक्त कल्प है भेषज रत्नावली में इसका जो प्रयोग बताया है, इसको भी मैं बताती हूँ। जैसे पांडु है, कामला है, ये तो हो गया, हलिमक हो गया। फिर है शोथ, सूजन। जैसे सूजन क्यों आती है? सूजन में भी रसरक्त व स्रोतस की दृष्टि होती है। जब कोई व्याधि जीर्ण हो जाता है, जैसे पांडु भी जीर्ण हो जाता है, तो पांडु के पेशेंट भी कई बार, जैसे थैलेसीमिया का तो टिकल पिक्चर होता है ना कि गाल उसके फूले हुए होते हैं, तो पांडु में भी शोफ ये लक्षण होता है। ये शोफ रस, रक्त एवं कफ की दृष्टि के कारण होता है। और ये शोफ को कम कराने के लिए भी आप त्रिफला मंडूर का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, शोफ को कम करने के लिए। जिसके साथ साथ कुछ उदर के विकार है, पेट में दर्द होता है पेशेंट को, उसका दूसरा एक इसका है, ये है कि कॉन्स्टिपेशन। एनीमिया में भी कॉन्स्टिपेशन ये लक्षण होता है। एनीमिया में ऐसे होता है कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो कभी क्वचित रूप से उसमें लूज मोशंस भी होते हैं, बट कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है बिकॉज अग्निमान होता है, तो अच्छे से पाचन नहीं हो पाता है, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो डाइजेशन वीक होता है, इसके कारण भी वहां पर कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीफ मिले, इसके लिए भी त्रिफला काम करेगा। बिकॉज त्रिफला इटसेल्फ, त्रिफला चूर्ण, हम लोग प्रायोगिक रूप से जब पोस्ट परीक्षण करवाते हैं ना प्रैक्टिकल के लिए वगैरह, तो ज्यादा से ज्यादा गंधर्व हरितकी या त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करवाते हैं, बिकॉज त्रिफला इज द सेफेस्ट वन।
और त्रिफला चूर्ण मुझे लगता है हर घर में होता ही है। इसका उपयोग तो हर तरीके से होता है, लाइक बाल को धोने से लेकर, जख्मों को धोने से लेकर सभी रूप से इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं और किया जाता है और अच्छा ही है। ठीक है, ये हो गया। फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया अग्निमांद्य पांडु में, जैसे अगर पांडु व्याधि सेकेंडरी रूप में अर्श में भी पाया जाता है। फ्रिक्वेंटली ब्लीडिंग होती है, पाइल्स से काफी पुराना पाइल्स होता है, परिकर्तिका होती है, फिशर्स होते हैं, उसमें भी ब्लीडिंग होती है, इसके साथ भी पांडु होता है। दोनों ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े वाले व्याधि है, अर्श, पांडु, कामला, और लाइक उदर रोग है, फिर जैसे विबंध है, प्रवाहिका है, तो इसमें सभी में आम अग्निमांदी ये कॉमन सी चीजें होती है। इसमें भी आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। अर्श में भी जो एक प्रकार से रक्त की मात्रा कम होती चली जाती है ना, तो इसमें भी इसका प्रयोग होगा। इसका दो प्रयोग होंगे, लाइक मंडूर भस्म के साथ रक्त की मात्रा भी बढ़ेगी, और यहाँ त्रिफला है तो त्रिफला थोड़ा सा माइल्ड लैक्सेटिव का काम भी करेगा, तो इसके लिए जो कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट का वो भी रिलीफ मिल जाएगा उसको, और उसके शरीर में रक्त की मात्रा या रक्त धातु अच्छे से बनने के लिए भी मदद हो जाती है, इसीलिए हम लोग इसको अर्श में भी दे सकते हैं। फिर प्रमेह, जैसे प्रमेह ये भी संतर्पणोत्य व्याधि है, कफ प्रधान व्याधि है, इसमें भी काफी सारे दोष दुष्य होते हैं, तीनों दोष है इसमें, रस, रक्त है, मांस है, मेद है, और लाइक शुक्र है, मज्जा है, सभी धातु करीब करीब सभी धातु प्रमेह में या मधुमेह में मिल जाते हैं। तो इन सभी धातु के लिए और खास करके मेद धातु के लिए काम करने के लिए त्रिफला बेस्ट है। इवन दो त्रिफला गुगुल का प्रयोग हम लोग जैसे एक वजन कम कराने के लिए मेदोहर के रूप में कराते हैं, इसी टाइप से यहाँ पर जो अतिरिक्त कफ का संचय हुआ है उसको कम कराने के लिए, वसा का संचय कम कराने के लिए, और साथ में ऐसा नहीं है कि मधुमेह में शुगर बढ़ी है तो पेशेंट बहुत काफी संतर्पणोत्य व्याधि यानी पेशेंट बहुत ही बलवान होगा, ऐसा नहीं होता है। समथिंग तो उसमें भी जैसे मधुमेह में भी बार बार मूत्र प्रवृत्ति, प्यास लगना, इसके साथ थकान भी होती है, तो इस थकान के लिए आप यहाँ पर भी त्रिफला मंडूर का प्रयोग करिएगा। जैसे आधुनिक लोग जो होते हैं वो एक मल्टीविटामिन के टैबलेट दे देते हैं, उसी रूप से हम लोग मंडूर कल्पों का प्रयोग करेंगे। त्रिफला मंडूर है, पुनर्नवा मंडूर है, जो भी आपको उस पेशेंट के लक्षण के उचित लगे उनका प्रयोग आप लोग करते रहिएगा। सो त्रिफला मंडूर इस टाइप से अलग अलग कंडीशन में एडिशनली मैं बताऊं, इसमें खालित्य पालित्य में भी आप एडिशनल रूप से दे सकते हैं। इवन दो आई थिंक कि जैसे एजिंग होती है तो जैसे जैसे आंखों का नंबर भी बढ़ने लगता है, सुनाई कम देने लगता है, वहां पर भी पेशेंट को कुछ चाहिए होता है कि थोड़ा पेट की तकलीफ, शिकायत भी है, पेट भी ठीक से नहीं साफ हो रहा है और थकान भी लग रही, कमजोरी भी है वगैरह वगैरह, तो उस सभी में भी आप त्रिफला मंडूर का प्रयोग करिएगा। इसके साथ उसका लीवर, स्प्लीन और आमाशय तीनों ऑर्गन का काम सुधरेगा। मुझे लगता है तीनों ऑर्गन का काम सुधरेगा, यानी आमाशय जो अन्नवस्तु उसका मूल स्थान है, यकृत प्लीहा जो कि रक्तवस्तु के मूल स्थान के रूप में है, तो ये तीनों ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे तो कोई अग्निमांद या जो भी व्याधि का जो कारण होता है ना आम बनना, वो नहीं बन पाएगा। तो इन तीनों ऑर्गन के लिए काम अच्छे से हो, इसके लिए आपको त्रिफला मंडूर का अच्छा प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक जैसे कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि रक्त को बढ़ाना और इस धातु को बढ़ाना, अच्छे से धातु तैयार होना, तो यहाँ पर आप अनुपान के रूप में घृत का प्रयोग करिएगा। मंडूर भस्म या मंडूर का कोई भी कल्प देते हैं, या जहां पर भी आपको एनीमिया को करेक्ट करना होगा वहां पर आप घृत कल्पना या दुग्ध कल्पना के साथ इसको दीजिएगा, बट घृत बेस्ट रहेगा। गर्म पानी तो ठीक है जैसे हम लोग यूज करते ही है, बट अगर प्रोबेबली पेशेंट को पसंद भी है घृत खाना और उसकी ये है तो हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला मंडूर कैन बी गिवन टू लाइक बच्चों में भी हम लोग इसको दे सकते हैं, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम यूज करेंगे, और बड़ों में तो इसका अच्छे से प्रयोग होता ही है। अभी त्रिफला मंडूर को आप भी बताइए आपका अनुभव, फिर हम लोग अगला नेक्स्ट वाला मंडूर पढ़ते हैं। नमस्कार सभी को। नमस्कार रेखा जी, आशा जी, विकास सर, बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्ते, बताइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था, तो हाँ। ये आपने शुरुआत में थोड़ा सा बता रही थी कि जो मंडूर भस्म है वो आप किसी बता रही थी अवलेह के साथ अनुपान की, शायद आपने शायद बीच में शायद एक बार शुरुआत में, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, तो ये अवलेह जो आपने बताया है ये कितना लेना होगा मंडूर भस्म के साथ? सर जैसे ना अभी 125 मिलीग्राम की मात्रा में हम लोग इसको दे सकते हैं, 125 टू लाइक 250 मिलीग्राम तक दे सकते हैं इसको, जैसे वात्सावलेह वगैरह है ना,
इसको हम लोग दे सकते हैं इसके साथ। अच्छा, शहद के साथ दे सकते हैं, त्रिफला के साथ दे सकते हैं, त्रिकटु चूर्ण के साथ दे सकते हैं। वैसे अवलेह कल्पना के साथ भी इसको यूज किया जा सकता है। मैम ये अवले की बताई है आपने, मंडूर भस्म की बताई है मात्रा? ये मंडूर भस्म की मात्रा है। ओके। और अवलेह सर होगा, लाइक अवलेह हम लोग 250 मिलीग्राम तक, यानी 1 टीस्पून से 2 टीस्पून तक दे सकते हैं, जैसे कि एज के हिसाब से उसको हम लोग देंगे। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे पहले क्या होता था कि जो दूध वगैरह जैसे हम लोग लेते थे या गृहिणी वगैरह भी, वो लोहे की कढ़ाई में बहुत गर्म करते थे, उसी में रखते थे। तो क्या इससे आयरन उसमें फर्क पड़ता है एनीमिया में इस चीज से, लोहे की जो कढ़ाई वगैरह में, जैसे अभी भी पुराने लोहे की समय में? सर कैसा है ना, लोहे की कढ़ाई का तो प्रयोग करना शास्त्र में भी बताया। इवन दो पांडु में चरकाचार्य के रेफरेंसेस है ना, पांडु चिकित्सा में उन्होंने वहां पे बर्तन का प्रयोग बताया है जिसमें लोहे का ही बताया है। जी। तो बट क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग लोहे की कढ़ाई में बहुत ज्यादा समय तक उसको रख देते हैं तो इट मे बिकम टॉक्सिक। लाइक उसका पदार्थ का कलर भी बदल जाता है, जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं तो उसको तुरंत निकाल देते हैं, तो ये भी इसके साथ होता है। तो इसीलिए लोहे की कढ़ाई का उपयोग तो करना है, बट उसको ज्यादा समय, लंबे समय तक उसमें नहीं रखना है कढ़ाई में। ये हम लोग यूज करते हैं, ये मैम जो तरीका कलर उसका होगा। बदलने वाली बात आती, तो वो टॉक्सिक नेचर बता रहा है क्या उसका? जी मैम जब कलर, जैसे आपने पालक वगैरह कोई भी साग बनाया हाँ या हाँ। दूध में आपने काफी देर रखा, तो वो हम्म। टॉक्सिक हो रहा है क्या, इससे कलर बदल रहा है? सर क्या होता है ना, देखिए आयन, जैसे आयन की भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। लाइक आपने उसका ज्यादा प्रमाण लिया ना तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा ना, कोई भी, ये तो धातु ही है, इट इज अ टाइप ऑफ मेटल ना, तो इसको हम लोग 500 600 की मिलीग्राम की मात्रा में ही लेंगे। नहीं तो क्या होगा कि लोड हो जाएगा ना, तो इस हिसाब से वो टॉक्सिसिटी भी डेवलप हो सकता है। आयन उतनी ही पर्याप्त मात्रा में ही लेना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो टॉक्सिसिटी इन द सेंस लोड बढ़ेगा और इसके कुछ अलग परिणाम होते हैं, इसीलिए उसका पर्याप्त मात्रा होना जरूरी है। तो हम, हमारे शास्त्र में भी निर्देश है कि कौन से बर्तन में, कौन से पात्र में कितने समय तक क्या रखना है, तो वहां पर कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। तो पुराने जमाने में भी लोहे का यूज किया जाता था बट पकाने के लिए, बट उसमें रखा नहीं जाता था, उसमें फिर पित्तल के, ब्रांज के ऐसे बर्तनों का प्रयोग किया जाता था रखने के लिए। मैम उसमें पहले ये बता देते पुराने लोग कि अगर आप लोहे के बर्तन में खाना स्टोर करेंगे तो आपकी बुद्धि जो है वो थोड़ी बुद्धि के लिए नुकसान करता है, ऐसा बता देते। पुराने लोग ऐसे बता देते हैं। शायद वो इसी टॉक्सिसिटी के लिए बोल रहे हो कि आप बस ये गर्म कर लीजिए, सर बना लोड, लीजिए, निकाल लीजिए। लोड के लिए ही बोल रहे होंगे, लोड के लिए ही बोला जाता। लोट। मैम जनरली बिल्कुल कितनी देर तक उसमें लोहे की कढ़ाई में कितनी देर तक हम कोई सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो ठीक रहेगा? आधे सर, घंटे, एक जैसे ना घंटे? हाँ बस 20-25 मिनट तक, हम लोग तो तुरंत निकाल देते हैं। ओके। बना और के जैसे निकाल। सर कुछ, लाइक कुछ ना, जैसे औषधि दवा वगैरह बनाते हैं तो उसमें खास करके लोहे की कड़ी का उपयोग इसी उद्देश्य के साथ किया जाता है कि उसके गुण भी मिले हमें इसके साथ। जैसे कुछ बड़ा मतलब खाना वगैरह बनाया चलता है ना, वहां पे लोहे की बड़ी बड़ी कड़ियां वगैरह होती है। जी और जी। आज के जमाने में तो लोहे का कड़ी तो तलने के लिए, तेल तेल में तलने के लिए जो भी आइटम्स बनते हैं उनमें इसका ज्यादा प्रयोग चलता है। हाँ यही है, यही है। शादी वगैरह में हाँ या फिर जैसे हलवाई वगैरह हाँ, भी यूज करते हैं। यस यस, पकाने के लिए तो ठीक है, हम लोग पकाने के लिए भी यूज करते हैं बट उससे से निकाल देते हैं। निकाल दिए। ओके। यस, बिकॉज सभी बर्तन का एक अपना लिमिट होता है। जैसे स्टील के बर्तन में हम लोग पकाते नहीं, रख देते हैं, पकाने के लिए स्टील के बर्तन यूज नहीं होते क्योंकि वो स्टील का कलर बदल जाता है और वो बर्तन भी खराब होता है और उससे अच्छे से पकता भी नहीं है। कई कई बार स्टील का बर्तन कभी तो यूज करते हैं, देखिए ना, जैसे स्टील का बर्तन दूध के लिए यूज करते हैं, कढ़ाई लोहे की हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, अल्यूमिनियम का बर्तन हम लोग सब्जी पकाने के लिए यूज करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये एक डिफरेंट मतलब ये हो जाता है, इसमें टॉपिक हो जाता है। बट त्रिफला मंडूर इज अ गुड वन। ओवरऑल सभी इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये भी नियम इसमें होगा। बोलिए माधुरी, आपने कहाँ पर यूज किया है त्रिफला मंडूर का? रेखा जी, आशा जी? मैम मैंने तो नहीं यूज किया है, अभी जस्ट ज्वाइन हुई मैम। क्या टॉपिक? यस यस, त्रिफला मंडूर के प्रयोग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। नहीं मैम मैंने नहीं यूज किया मैम, मैं तो ऐसा वो सप्तामृत लो जिसमें त्रिफला है लो, बस मैं ऐसे हाँ यूज। हाँ, यस यस, इसमें भी त्रिफला है ही बिल्कुल।
हाँ, गुड इवनिंग मैम, नमस्ते। गुड इवनिंग आशा जी, नमस्कार, बोलिए। हाँ मैम, आपने ये त्रिफला मंडूर का जो प्रयोग बताया, हम त्रिफला चूर्ण और पुनर्नवा मंडूर या फिर मंडूर भस्म यूज करते हैं। इसके अलावा तो ये वाला प्रयोग तो पहली बार सुना है। क्यों? अच्छा नहीं, त्रिफला मंडूर काफी अच्छे से काम करता है। ये आप नॉर्मली क्या हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर ग्रेइंग के लिए यूज करने के लिए बता रही हैं? हाँ, यस उसके लिए, यस। और इसमें भी चलता है मैम, ये सूजन को कम कराने के लिए, लेकिन ना जहाँ पर खून की कमी भी है और जॉन्डिस भी है, और कई बार जब पेट की भी शिकायतें होती है तो भी ये काम करता है। सूजन में काम करेगा खास करके ना ये। मतलब ये मैम क्या सूक्ष्म चूर्ण की हुई कल्पना है क्या? हाँ, दोनों को एक साथ मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण करके ही करना है इसको। ओके, ये किसी भावना वगैरह, किसी वनस्पति द्रव्य की भावना वगैरह देनी पड़ती है? नहीं, त्रिफला मंडूर में कुछ भी नहीं, केवल मंडूर भस्म और त्रिफला का ही चूर्ण है इसमें। ओके, क्या प्रमाण क्या रहता है? सेम है मैम, सेम प्रमाण, सेम प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में यूज करते हैं फिर ये त्रिफला मंडूर जी। इसमें यूज करते हैं? आवाज नहीं आ रही। ये रसायन के रूप में ही यूज किया जाता है। ग्रेइंग ऑफ हेयर, आयरन डेफिशिएंसी, और हाँ, ये जो आंखों के लिए भी है मैम इसका ना फायदा। आई थिंक कैल्शियम डेफिशिएंसी में भी दे सकते हैं। यस कैल्शियम में भी बहुत बेस्ट रहेगा। राइट, अच्छा योग है, यूज करेंगे मैम नेक्स्ट टाइम। नहीं करिए मैम, और सिंपल है ना, मतलब इसमें कुछ ज्यादा मिलावट भी नहीं है, इट्स सो सिंपल ना। मंडूर भी है तो त्रिफला भी है तो। ग्रंथों का रेफरेंस किसका है ये? भेषज रत्नावली का है, भेषज रत्नावली का है। कौन सा चैप्टर में? आई थिंक ना चैप्टर यही है, पांडु चिकित्सा ही होगा। हाँ वही है, थैंक यू। यस। और ये मात्रा ये रहेगी 3 से 5 ग्राम या कम? हाँ, यस। ओके मैम, ठीक है। कुछ स्पेशल अनुपान वगैरह है क्या, जैसे हम मंडूर भस्म में देते हैं ना कि घृत के साथ? इसमें भी घृत का ही अनुपान रहेगा। घृत इज बेस्ट वन, घृत ही, और शहद। जैसे घृत मतलब ताकत और रक्त का ये बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं ना, इसके हिसाब से। ठीक है मैम, शहद का अनुपान कब रहेगा? शहद का मैम, शहद का अनुपान कब रहेगा? घृत का तो आपने बताया। हाँ सर, जैसे शहद का जो होगा ना, वो रक्तवर्धन के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इंडाइजेशन वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, और इवन दो खालिद के पाली या आप जैसे बालों के लिए या ऊर्ध्वजत्व कुछ व्याधियों के लिए भी यूज कर सकते हैं। और कफज अनुबंध में शायद ना मैम, कफज अनुबंध रहेगा तो उसमें शहद का यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा अनुपान के। और रक्त की मात्रा बढ़ाने के लिए टिपिकली आपका उद्देश्य होगा तो आप घृत का यूज करिए, घृत का पोषण के लिए खास करके। और जैसे सूजन वगैरह कम कराना होगा तो वहां पर हम लोग शहद का यूज करेंगे। ठीक है। तो आपने ये जो आपने बताया 3 से 5 ग्राम, ये त्रिफला मंडूर आप बताया? 3 से 5 नहीं, 125 मिलीग्राम टू 250 मिलीग्राम। हाँ, तो ये जो 3 से 5 ग्राम आपने बताया, ये किस चीज के लिए बताया अभी? 3 से 5 ग्राम तो वो नहीं बताया किसी। अच्छा, ठीक, हो सकता है किसी और के लिए। वो मैंने 125 नहीं मैंने 125। हाँ 125 का ओवरऑल जो प्रयोग है ना, हम लोग 500 to 600 ग्राम से ज्यादा नहीं करेंगे। ओके, ऐसे। रेखा जी बोलिए, आपका कल का कुछ था ना डिस्कशन? अभी तो मेरे को पेशेंट अभी मेरे पास ही बैठी है, इसको ना हाँ बुलाइए ना मैम, उसको दिखाइए ना जरा, मतलब हम लोग हिस्ट्री भी ले लेते हैं। कौन सा पेशेंट है ये? मैम ये तो इनफर्टिलिटी का जो पेशेंट है, जिसका मैंने आपको बताया था कि बेबी डाउन सिंड्रोम हो गया था, जिसको प्लान करना है मैंने पूरा। मैम ये पेशेंट मेरे साथ बैठी है। नमस्ते। यस बोलिए मैम, सब थोड़ा सा बताइए, नाम बताइए आपका। पूजा। ओके पूजा जी, नमस्कार। बताइए आपके बारे में, बताइए आपके मतलब बच्चे कितने हैं, या अभी तो नहीं है, 2 बार हुआ था, मिसकैरेज हो गया। अच्छा, 2 बार हुआ। आपका एज कितना है, आयु कितनी है? 32। आप क्या काम क्या करती है? काम हाउसवाइफ। अच्छा ठीक है। और शादी को कितने साल हो गए? शादी को 5 साल हो गए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड अभी तो जॉब ही ढूंढ रहे। आपके पति क्या करते हैं? मैम प्राइवेट ही कर रहे हैं। मैम प्रॉपर्टी डीलिंग। अच्छा ठीक है। ओके ठीक है। और बाकी महावारी वगैरह कैसे रहती है आपके? मेंसेस कैसे रहते हैं? पीरियड्स कैसे होते हैं?
अच्छा, 2 बार अबॉर्शन हुआ था, तो कितने महीने का हुआ था? कुछ स्पेसिफिक कारण बताया डॉक्टर ने? एक 1.5 महीने का था, एक 5 मंथ का। 5 मंथ का? जी। 5 मंथ का क्या हुआ था? मैम 5 मंथ के बेबी में डाउन सिंड्रोम बेबी निकला था। जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उस वजह से उसको अबॉर्ट करना पड़ा था। कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए हैं आपने, मतलब कुछ स्पेसिफिक? हाँ जी मैम, हुआ। मैं अभी ये लेके नहीं आए स्पेसिफिक, मैं वो सारे आपसे शेयर कर लूंगी इसके सारे टॉर्च वगैरह investigations का ना। भी किया था? टॉर्च वगैरह का भी? हाँ जी, टॉर्च भी करवाया था। हाँ जी मैम, सारे करवाए थे, वो नॉर्मल थे टॉर्च तो। सब कुछ नॉर्मल मैम था? अभी इसको ना पिछले 2-3 महीने से हो रहा है कि प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो रही है, मतलब बीच में कभी भी स्पॉटिंग, जैसे अभी भी 10 डेज अर्लियर ही इसको स्पॉटिंग शुरू हो गई। मैंने इसीलिए बुलाया था कि इसको स्पॉटिंग हो रही है, मैं एक बार देखूं कि इसको लग रहा है या वाकई में ही हो रही है। तो मतलब अभी मैंने इंटरनल चेकअप भी किया है, तो सर्विक्स सॉफ्ट है और ब्लीडिंग ऑन टच है। मतलब वैसा प्रॉपर ब्लड नहीं है, लेकिन मतलब ब्लीडिंग नहीं है, बट हाँ ब्लड है। अच्छा, और पूछिए आशा जी, माधुरी जी, विकास सर, इसको और सवाल कुछ पूछिए आप भी। केस मतलब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, सब प्राप्ति बनाइएगा। और कुछ में क्या क्या माधुरी? हाँ पूछिए आशा जी। सॉरी मैम, थोड़ा रिपीट कर देंगे, आवाज आ रही थी यहाँ पे, बच्चे खेल रहे हैं ना इसलिए। क्या केस क्या है? इनफर्टिलिटी का ही है, उनको ना इनफर्टिलिटी का केस है, 2 बार अबॉर्शन हो चुका है और उनको डाउन सिंड्रोम बोला था बेबी को। अभी तो वो चाहती है। अभी कितने साल हो गए आपका अबॉर्शन होकर 1.5 साल हो गया। पूजा? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। और अभी आप ब्लीडिंग पैटर्न बता रही थी ना, मेंस्ट्रुअस का, पीरियड का? हाँ, ब्लीडिंग कैसी हो रही है? ब्लीडिंग अभी मिल्की स्पॉटिंग जैसी हो रही है, वो ना पानी इस टाइप का हो रहा है। आपका वजन कितना है? वजन कितना है? वजन 77। वजन बढ़ गया है क्या अभी फिलहाल इन दिनों में, या पहले से ऐसा ही है? मैम बढ़ गया है बस वेट। अच्छा, मैम थायराइड चेक करवाया आपने? थायराइड वगैरह कुछ थायराइड नहीं? नॉर्मल है, बीच में ज्यादा हो गया था, अभी नॉर्मल है। कितना हो गया था? कितनी थी वैल्यू थायराइड की? 1. पहले कितना था? पहले तो 6 था, 2.6। अच्छा। अब फिर मैम ज्यादा माइल्डली हायर हुआ था। ओके। एक्सरसाइज वगैरह करती हैं आप, वॉकिंग ऐसा कुछ? मैम सूर्य नमस्कार बता रखा है मैंने इनको करने के लिए ना, नहीं, पहले जो कि उनका जो कभी करती लाइफस्टाइल है था ना कभी नहीं वो मैं करती है। पूछ रही हूँ। अच्छा, ओके ओके। करती हो जाती एक्सरसाइज है। थोड़ा करना जरूरी है क्योंकि ओबेस भी है। वेट उनका कितना है अप्रोक्सीमेट? मैम थोड़ा 77 ज्यादा वेट लग रहा है ना। हाइट 5 फीट के करीब है। हाँ, तो 15 ओवर वेट 12 है केजी मैम, वो जितना तो इनको बोला है ओवर कि वेट वेट है। कम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वेट कम करने से ही होगा, क्योंकि अगर आप एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, या फिर यूएसजी कराया है इनका कुछ? आशा जी आपकी आवाज ना बहुत धीमी आ रही है, मतलब। हाँ, 1 मिनट मैम। यूएसजी कराया मैम? अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ जी मैम, यूएसजी मैम अभी रिपीट कराना है। अभी जैसे एनअप होता है ना सारा कुछ, फिर एक बार इसको रिपीट करके तो इसका प्रॉपर सारा कुछ शुरू करूंगी। मतलब पाचन शोधन और सब प्लान कर रखा है। दे आर जस्ट अरेंजिंग फॉर द मनी की एक बार इनके पास पूरे, ताकि ट्रीटमेंट बीच में ब्लॉक ना हो। आगे के यूएसजी के रिपोर्ट में क्या है, कुछ ब्लॉकेज या एंडोमेट्रियोसिस ऐसा कुछ? नहीं जी, नथिंग मैम। नॉर्मल है? हाँ जी। ओके। और जो एएमएच वैल्यू वगैरह कुछ करवाया है आपने? मैम एमएच अभी नहीं करवाया। अभी वो सब चीजें वही कि अभी क्योंकि इनके पास पैसे की वो नहीं हो रही थी, तो अब थोड़ा सा मनी इनका हो रहा है ओपन हैंड, तो अब इनके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होंगे। ओके, हाँ ठीक है मैम। तो एक बार ना हार्मोन स्टडी करवा लीजिएगा, एफएसएच और ये प्रोलैक्टिन वगैरह, क्योंकि कई बार ऐसे ओबेस पेशेंट में होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस वगैरह होगा, या फिर लॉन्ग प्रोलॉन्ग जो पीएमएस रहता है, उनकी हिस्ट्री होगी पीएमएस की, हाँ है ना? जी। तो उसकी वजह से भी ये डिफॉर्मिटी आ सकती है। जैसे उन्होंने डाउन सिंड्रोम बताया, तो फैमिली हिस्ट्री है क्या किसी को, ये भी पूछ कुछ लीजिएगा। ऑटोइम्यून डिसीज में ही आता है डाउन सिंड्रोम? एटोमिक तुम्हारे डिसीज में परिवार है, में हाँ। किसी को ऐसा तो नहीं एबनॉर्मल बेबी? नहीं मैम, कभी नहीं हुआ। नहीं मतलब परिवार की कुछ ऐसे कुछ। किसी के भी शादी नहीं। आपकी किसी रिलेशन में हुई है कि शादी आपके पति आपके कुछ रिलेशन में लगते हैं क्या? जी रिलेशन में लगते हैं। लगते हैं? जी। हाँ, क्या है? दैट इज आल्सो वन कोज। यस। अ, क्या है मतलब रिश्ता कैसा है? बढ़िया ही है।
मैम दूर का रिश्ता है। दूर का है। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके ओके, ठीक है, मतलब दूर का है, मतलब गोत्र वगैरह सेम है क्या? क्योंकि कई बार ब्लड गोत्र रिलेशन same नहीं है। गोत्र में सेम नहीं है। नहीं मैम, ओके, गोत्र तब सेम तो ठीक गोत्र है। नहीं है। ओके, तो ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, और फैमिली कुछ में किसी को हुआ है क्या ऐसा मैम? ऐसा आगे कुछ पहले भी किसी नहीं, को? नॉर्मल है सबका। ओके, ठीक है। आप अभी एक क्या बार करते अपना हैं ना हम लोग थायराइड ना, के लिए आशा ट्राई जी, करिए। हाँ मैम एक उनके इसीलिए ना रिपोर्ट्स भी इनका देखिए। विरेचन और वो प्लान कर रखा है मैंने कि एक बार उद्वर्तन और विरेचन करके उसके बाद फिर इनका पूरा वो करूंगी, तो वो सोच रखा है। बस वही थोड़ी सी इनको वेट ना कर। क्लासिकल विरेचन दीजिएगा, अपना क्लासिकल हाँ, विरेचन क्लासिकल दीजिएगा, जो कि हमारे टॉर्च के लिए, जो भी कुछ भी शिकायत अगर होगी उसके लिए भी विरेचन जरूरी है। जो भी जी आप मैम। सोचिए, मतलब जो भी कोई इन्फेक्शन हो, जो भी कुछ कारण होगा, इसके लिए विरेचन प्लान और क्लासिकल त्रिफला घृत या पंचतिक्त घृत, महातिक्त घृत, ऐसे तिक्त घृत का प्रयोग करिएगा। तिक्त रस ये गर्भाशय का जो भी शोधन करने के लिए मानिए, या जो भी जंतुजन्य कुछ इन्फेक्शन है उस सभी के लिए अच्छा रहेगा जी इसके मैम। लिए। तो आप अभी तो दीपन पाचन करवाते हैं इसका ना? मैम दीपन पाचन किससे करवाऊं? उनका, हाँ पवन सर नमस्कार, बोलिए बोलिए। हाँ मैम, इस केस में एक तो इनका मनोवय स्रोत से रिलेटेड पूछो, एक इसका ग्रहणी से रिलेटेड पूछो, क्या सिस्टम, पेट में ग्रहणी दर्द, कैसा है इस पेशेंट का, दिनचर्या का पता, दिनचर्या पूछो क्या है। सुबह कितने बजे उठती हूँ, मल सुबह कैसे से होता है, शाम मतलब तक बताओ कैसे कैसे उठती हूँ। 7:30 6:30 7 बजे। क्या क्या करते सुबह सवेरे उठने के बाद, डिटेल बताइए। जी मैम, थोड़ा एक्सरसाइज करते थोड़ी देर, फिर वही चाय वगैरह पिया, फिर ब्रेकफास्ट चाय खाली पेट चाय पीते हो, जी। उसके बाद फ्रेश हो जाते हो? फ्रेश पहले हो जाती हूँ। फ्रेश पहले हो जाते चाय हो, के अच्छे साथ, से फ्रेश हो जाते हो, ये चाय दिन के में साथ दो कुछ तीन। नहीं लेते? चाय के साथ चाय बिस्किट, नमस्ते रस्क, पवन सर। नमस्ते बिस्किट मैम। नहीं लेते हैं सुबह। नहीं नहीं। कुछ नहीं लेते, खाली चाय। बिस्किट वगैरह कुछ नहीं लेते? रोटी ऐसा कुछ? और मैम नहीं। ब्रेकफास्ट में पराठे वगैरह तो नहीं खाते हो? पराठे खाती हूँ। ये पराठे बंद करो, एक फर्मेंटेटेड कोई चीज खाते हो, कैसे? मतलब कोई जैसे वो ब्रेड है और कुछ नहीं, ऐसा? ब्रेड वगैरह नहीं खाती। इडली या फिर ऐसा कुछ नहीं, खमन ऐसा वगैरह? कुछ भी नहीं। दिन में मैम सोते हो आप? दिन में सोती हूँ 1 घंटा, हाँ, नींद एक तो आती है तब तो मैम सोती ये हूँ। है दिन में सोने वाला। रात को जी। कितने बजे सोते हो? रात को टाइम ही नहीं रात का सोने का। तो मतलब नींद नहीं दिनचर्या आती या गड़बड़ है। क्या दिक्कत रहती है आपको? क्या हो रहा हाँ जी सर, रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। नींद आती नहीं है या नींद कोई दिक्कत रहती है? है? अभी तो थोड़ी टेंशन से नींद नहीं आ रही। अच्छा, एक टेंशन है मैम, इसका एक टेंशन हेतु हो गया। और पहले जैसे बिफोर मैरिज भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती थी पीरियड्स के दौरान, ऐसा कुछ? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। कितने बिफोर साल में आपके मैरिज पीरियड स्टार्ट हुए थे? 12 साल में। 12 साल में। अच्छा, तब हैवी आते थे या फिर ऐसे नॉर्मली आते थे? हैवी आते थे तब। अल्ट्रासाउंड की पेन रिपोर्ट है वगैरह? मैम इसका कोई? सर लेटेस्ट अभी मैं इसका करवा करके फिर शेयर करती हूँ सबके साथ। पुरानी कोई रिपोर्ट है मैम? एक तो इसका देखो, इसका बेसिकली दिन में मोशन कितनी बार जाते हो मैम? एक ही बार जाती हूँ। अच्छा, हाथ पैरों में जलन रहती है? हाथ पैरों में जलन, नहीं। घबराहट, बेचैनी, कालजे में जलन नहीं, रहती हो, पेशाब में जलन रहती हो? कुछ भी नहीं होता। मोशन कितनी बार जाती हो? 2 बार जाती हो, 3 भूख बार ठीक जाती हो? से? एक ही बार। अच्छा, एक ही बार जाते हो। और खाने में क्या चीजें ज्यादा पसंद करते हो? फ्रूट वगैरह खाते हो? फ्रूट वगैरह खाती हूँ। दूध पीते हो? दूध भी पीती हूँ। फ्रूट किस टाइम खाते हो ज्यादा? फ्रूट दिन में खाते हैं। मिक्स खाते हो या सिंगल सिंगल फ्रूट मिक्स खाते हो? मिक्स मिक्स खाते हैं। मिक्स फ्रूट भी एक हेतु है मैम इसका, हाँ, ये हेतु है। कफ का भी बढ़, हाँ यस यस यस, वेरी नाइस, बताइए हाँ। बताइए। दिन में सो रहे हैं और ये फ्रूट का सेवन कर रहे हैं। दिन में दही सो वगैरह रहे भी हैं, खाती है क्या रात्रि आप? जागरण हो रहा है, पराठे खा दही रही खा है? रही है मैम? दही खा रही हूँ? दही। नहीं मैम। लस्सी, दही, मट्ठा, ओ, ऐसा कुछ दिन मट्ठा में, रात में? मैम कोई डिस्चार्ज वगैरह रहता है? कोई डिस्चार्ज वगैरह रहता है नहीं, आपको? कुछ भी नहीं रहता। डिस्चार्ज नहीं। ऐसा कुछ नहीं रहता। हस्बैंड क्या करते हैं मैम आपके? प्रॉपर्टी डीलर। अल्कोहल वगैरह लेते हैं? नहीं, अल्कोहल वगैरह नहीं लेते। कोई और हिस्ट्री, स्मोकिंग स्मोकिंग करते हो, ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं करते। अच्छा, उनका बिल्ड कैसा है, लीन एंड थिन है या हैवी रहता है?
लीन है अभी, वो भी मैं सामने दिखा देती हूँ, इनके हस्बैंड भी हमारे सामने ही है। और वो भी मैम उसका भी पून का भी पूछो, उनका क्या दिन में सोना वगैरह रहता है, क्या ऐसा रहता है? नमस्कार सर। सर मैं डॉक्टर पवन बोल रहा हूँ करनाल हरियाणा से। अरे नमस्कार सर, मैं करनाल आ रही हूँ परसों, आपसे मिलती हूँ फिर। आ जाओ मैम, वेलकम। ठीक है आना सर। मैम, हाँ मिलना मेरे से। श्योर सर, वेट मैं आपका कब बढ़ना शुरू हुआ था? ये जो 70 आपने 77 बताया, वेट आपका कब बढ़ना शुरू हुआ था? ये दूसरे की बात हुआ ना। ये सेकंड मतलब 1.5 साल के बाद, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, ये पहले से ही ऐसा है। मतलब मैरिज के बाद मतलब कितने साल के बाद बढ़ना शुरू हुआ? ये जो आपने जिसने बताया था ना, ये 2 सर अबॉर्शन 1.5 हुए थे। साल से इसका 10 kg वेट गेन हुआ है। अच्छा, 1.5 जब साल इसका से। हाँ। सेकंड मिसकैरेज हुआ उसके बाद इसका वेट काफी पुट ऑन किया इसने। मिस कैरेज में भी मैम देखो वायु तो इसका आपको गैस वगैरह कितनी बनती है मैम? गैस वगैरह नहीं होती। अच्छा गैस वगैरह 2-3 हेतु तो मैम इसके, एक तो वेट पे काम करना पड़ेगा, हमने इसके एक निदान परिवर्जन कराना पड़ेगा और इसका शोधन कराना पड़ेगा। और सर का हाँ। भी, सर आप दिन में सोते वगैरह तो नहीं हो? सोते हैं ऐसा ये कह रहे हैं। सारे हेतु निकाल रहे, अच्छे से निकालिए। हाँ, और शिव ये तो रात को ही सर आता है। अभी एक्चुअली इनको ना डेंगू हुआ था अभी, मतलब 10 दिन पहले, तो अभी ये सोते हैं, अदरवाइज कह रहे नहीं सोते थे। मॉर्निंग अच्छा सीमेन, इनका और कोई प्रीवियस आपको कोई तकलीफ रही है सर? कभी हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ हो किसी चीज के लिए? कोई हाथ पैरों में जलन रहती हो, गैस ज्यादा बनती हो, चेहरे कब्ज से तो रहती वो हो, एकदम फ्रेश लग रहे हैं ना, चेहरे से तो फ्रेश लग रहे हैं। कब्ज वगैरह रहती हो, कुछ दिन में 2-3 बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता हो? फ्रेश नहीं होता। हाँ तो मैम इनका भी ग्रहणी दृष्टि है, देखो स्पर्म अच्छा नहीं बनेगा तो ग्रहणी दृष्टि में स्पर्म अच्छा नहीं बनेगा। हम लोग दोनों को विरेचन दे देते हैं, अभी प्लान दोनों के मैम। लिए कराते हैं विरेचन हाँ का। शोधन दोनों कराना के जरूरी है, plan और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करा के एक बार देखो, ये इजी केस हो जाएगा मैम, इनको बोलो है ये सर। बहुत इजी से हम हैंडल करेंगे। ठीक है सर, मैं सारा कुछ कराती हूँ फिर आपको वो बताती हूँ। डॉक्टर पवन एक्चुअली जी ना आप सर, अपना उनका नंबर एक बार हम लोग दीजिए स्पर्म ताकि काउंट भी मैं करवाते हैं ना, स्पर्म काउंट भी करवाते हाँ हैं ना, तो सीमेनोग्राम हाँ स्पर्म सीमेन एनालिसिस करवाना पड़ेगा। मैं सीमेन, सब हाँ, करवा फिर करके फिर ये शेयर करती हूँ मैम। अभी शिल्पा उनको मैम, ना दीपन पाचन स्टार्ट करिए, दोनों को दीपन पाचन करवाते हैं, थोड़ा ना धातु अच्छे किस चीज बनेंगे से दोनों करूँ? के। किस चीज से थोड़ा start शिल्पा दीपन करूँ? मैम आप पाचन आ दे रहे हो क्या दीजिए। करनाल? हाँ जी बुलाइए, हम लोग आएंगे। आओ मैम, मोस्ट वेलकम, करनाल बहुत अच्छा सिटी है। अच्छा, सर हरियाणा में आता डॉक्टर है क्या? पवन आप अपना नंबर शेयर कर लीजिए ताकि मैं फिर आकर के आपको फोन कर सकूं। मैम मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मैं तो वैसे ज्वाइन कर गया, मैं अभी वैसे डाल देता हूँ चैट बॉक्स में। सर हाँ जी आप चैट डाल बॉक्स में दीजिए। डालिएगा। आइए ग्रुप में डॉक्टर पवन, क्यों नहीं आते? ओपीडी का टाइम होता है ये। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, इट्स ओके। चलिए फिर उनको हम लोग रस रक्त पाचन दीपन पाचन करवाते हैं, बराबर है अंजू, आशा जी? मैम तो जी किस मैम, चीज से शुरू दीपन करें पाचन इनका के दीपन बाद पाचन? और क्लासिकल सर विरेचन। हाँ अजमोदादी ठीक रहेगा मैम इसमें तो शायद, है ना, क्योंकि फैटी है चलेगा ना, और अजमोदा उसका चलेगा, पंचकोल भी चलेगा, पंचकोल भी वात दीजिए। कफ है ना, पंचकोल अजमोदादी हाँ, चलेगा। पंचकोल या पंचकोल अजमोदादी। चूर्ण है मैम, मेरे पास पंचकोल चूर्ण है, उससे स्टार्ट कर देती हाँ हूँ। बस हाँ दैट इज गुड। मैम काल मेघ वगैरह भी इसको स्टार्ट करो थोड़ा। ओके काल मेगा सब। एक्चुअली ना एक हम लोग ये भी करवाते हैं क्या, विड़ंग वगैरह भी दे देते हैं क्या, कृमिग्न चिकित्सा भी करवाते हैं ना इसमें। और दोनों का साथ साथ करो मैम, और इनका सुबह बोलो सुबह जल्दी उठे, दोनों सुबह सैर के लिए जाएं और प्राणायाम करें, जी सर। और दिन हाँ में थोड़ा सोने का एक्टिव लाइफस्टाइल करें करना पड़ेगा। ठीक है सर, सबसे पहले हम इसी पे इनको। वर्क करते हैं सर। हाँ इनको 5 मंथ में हमने पूरा ठीक कर देना है। हाँ जी सर। बिल्कुल। ओके जी मैम। ओके थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अभी जैसे इनको प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो रही है तो उसके लिए इनको प्रदरांतक शुरू कर दूं मैं साथ में? चलेगा। क्या चीज और कुछ दूं इनको? मैम थोड़ा सा एक आधा बस्ती प्रवाल भी दे लो, पिष्टि दीजिए। बस्ती दे लो, थोड़ा सा वात का कम करो, वहां पे अरंड तेल और 10 मोड़ा का बस्ती दो, वात थोड़ा कम होएगा और ये स्पॉटिंग भी बंद होएगा इनका। ठीक है, एरंड तेल और उसकी बस्ती दे दूं? हाँ 10 मूल मात्रा की। वस्ती दे लो 10 मूल हाँ का। जिसमें हाँ, मात्रा मात्रा बस्ती दे बस्ती देती हूँ। तो वो बस्ती में अभी भी इस समय भी दे सकती हूँ? थोड़ा स्थानिक अभ्यंग और करा को और फिर दे दो, हल्का सा दे दो करिए फिर अभ्यंग, उसको कुछ खाने को दीजिएगा, खाने के बाद आधा घंटे के बाद करिएगा। 4-5 दिन दे दो तो ये ठीक सही है। हो जाएगा, बात बैलेंस आ जाएगा। तो उदावर्त हो रहा मैम इसको, ठीक है बीच सर। बीच में वो वायु नीचे की आने की तरफ करता है, फिर वो निकल नहीं पाता, फिर थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। ठीक है जी।
ठीक है सर, थैंक यू सर। मैम पैरों में सूजन वगैरह तो नहीं है ना, एक बार देख लीजिएगा। नहीं मैम, ये नस वाला तो। वो वेरिकोज वेन्स का पेन होता है मैम थोड़ा ना इसके लेग्स में। हाँ वही मुझे डाउट लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि लम्स वगैरह होंगे तो वो भी एक वात दृष्टि के कारण एक आता है सिम्टम, हाँ जी, कफ वात दृष्टि के कारण, है ना। ठीक है जी। तो ठीक है, आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो डिसाइड हो ही गया है। विरेचन, ठीक है। क्लासिकल विरेचन के बाद अभी मात्रावस्थी जैसे सर ने बताया, वो उसमें आप सहचर धानवंतर तेल की भी दे सकते हैं, एरंड तेल मैम डाल के भी सहचर दे आदि सकते तेल हैं। भी है मेरे पास, तो सहचर आदि तेल हमसे सहचर से भी दे सकते हो मैम। दे सकते हैं। धनवंतर भी अच्छा रहेगा ना, मतलब वजन ज्यादा है तो हाँ थोड़ा ठीक। वजन ज्यादा है तो हाँ, ठीक है जी। धनवंतर है, सेंधवादी है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मतलब कोई भी वात कफ हर बात जो भी का है सामन तो करो बस। ठीक है जी, ठीक है सर। और घृतपान से ही विरेचन करवाते हैं ना, घृतपान देकर क्लासिकल ही करवाते हैं, पंचतिक्त या तिक्त घृत हाँ से, पंचतिक्त या फिर तिक्त घृत से करवा दीजिए चलेगा। ओके मैम, मेरे पास अभी त्रिवृत फिलहाल अवले तो नहीं, वो त्रिफला घृत है इस समय ना। चलेगा। नहीं त्रिफला भी चलेगा, वो मेद मेद के लिए भी काम करेगा ना त्रिफला बिल्कुल। वाह वाह, आपने अच्छी जमा रखी है ना मैम फार्मेसी आपकी छोटी सी। मैम थोड़ी थोड़ी। यस यस, काफी इम्प्रूवमेंट है देखिए। हाँ जी उस मैम। दिन आप घर आपने पे तो कर रही है क्या रेखा मैम? हाँ जी, घर पे प्रैक्टिस करती हैं या फिर? हाँ जी मैम, मैं घर पे ही क्लिनिक पे प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ जी, घर पे ही क्लिनिक है मेरा। अच्छा चल रहा है। अच्छा, आप उनके रिपोर्ट शेयर करवाइए और कुछ रिपोर्ट्स भी करवाइएगा, जैसे अभी वो हमने सारा डिस्कस का किया ना। सारा ना मैं पूरा अभी मैंने जैसे पूरा लिख लिया है, तो वो करके फिर मैं आपको सब कुछ भेजती हूँ, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर आगे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यस देखा मैम, करनाल में कहाँ पे आना, किसके पास आना आपको? सर मेरे पास तो आना ही आना। नहीं डॉक्टर पवन, मेरे को आना है इधर, क्या कहते हैं, जीटी रोड उस पे सर, हांसी चौक। हांसी चौक, ठीक है, मेरे से नजदीक है मैम। आप मेरे को कॉल सर करना, विशाल मैं डायरी, अगर आपने देखी विशाल डायरी है वहां पे, वो मेरे मामा जी हैं। चलो ठीक है। मैं मैम मेडिकल एनक्लेव में रहता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो क्वार्टर्स है ना मेडिकल एनक्लेव, उसमें रहता हूँ। ओके ओके सर, मैं आप अपना ना मेरे पास मतलब वो भी शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूँ। नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया। ठीक है सर, मैं ले लेती हूँ। ओके थैंक यू सर, मैं अंजू बोलिए। अंजू जी जी जी, नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए बोलिए। हाँ जी मैम, मेरी ना पेशेंट है, इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट के लिए आई है वो। हाँ। उसके टेस्ट तो सभी नॉर्मल थे। मैंने उसका ना तकरीबन 1 मंथ बिफोर मैंने उसको दीपन पाचन दिया था, इंगवष्टक और आरोग्यवर्धिनी के साथ। उसके बाद मैंने उसका विरेचन करवा के फलघृत वगैरह ऐसी मेडिसिन मैंने शुरू की थी, ओवरिन कैप्सूल वगैरह। बट इन बिटवीन उस टाइफाइड हो गया इस मतलब इसी बीच में। फिर उसने मेडिसिन थोड़े दिन के लिए जैसे छोड़ दी। फिर उसके बाद वो फिर आई मेरे पास अभी। फिर मैंने उसका ओवुलेटरी स्कैन करवाया, फॉलिकुलर स्टडी। उसमें अभी उसका जो 12th डे पे फॉलिकल था वो 15 mm था, जो मैंने रिपोर्ट आपको ग्रुप में दिया ना। अच्छा। तो 14th डे पे मतलब उसके जो रप्चर के साइंस आ गए, जो मैंने भेजी ना वो 13 mm बताया, और वो उसके रप्चर के साइन हो गए। तो मतलब मुझे जो मेन रीजन वही लग रहा है ना कि उसका फॉलिकल का साइज प्रॉपर नहीं हो रहा है, जैसे 19 to 20 mm तक तो चाहिए, है ना मैम। तो अभी मैं उसके लिए क्या उसमें ऐड करूं? अभी मैंने शायद ना आपको आपको ही एडवाइस किया है ना मात्रा बस्ती का। हाँ जी मैम, हाँ जी, मात्रा तो बस्ती भी मैं ट्राई करूंगी उसको देने के लिए, अगर वो क्षीरबला तेल की करिएगा उसको ना मात्रा बस्ती। और अभी तो मुझे लगता है ठीक है, क्षीरबला तेल का करिएगा मात्रा बस्ती इसमें। और ये ऐड करते हैं हम लोग ना पुनर्नवा, बला, बोक्शूर, बुरुची, इन सभी को मिलाकर हाँ पुनर्नवा। जी, वो जो मैंने रसायन बटी शुरू की हुई है ना, वो भी अच्छा। आप कंपनी की आती है, उसमें यही है सारा कुछ ना, ये गुडूची वगैरह सभी रसायन द्रव्य हैं भी उसमें। रखा है। अच्छा, फलग्रुत भी दे रही ना आप इस केस में? नहीं फलघृत एक्चुअली उसको दिया था, बट उसको लेना जैसे थोड़ा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है लेना। तो इसके कैप्सूल वगैरह भी आते हैं ना, मैंने सुना है कि इसके कैप्सूल भी आते हैं। अभी तक मैंने नहीं यूज किए, आते हैं शायद, मैंने भी सुना है, बट अभी तक मैंने यूज नहीं किए ना, उसको गुरुत्व ही दिया था मैंने। इसमें यूज नहीं किया। पुष्पधनवा रस का कुछ रोल होगा इसमें? दे सकते, पुष्पदमा दीजिएगा।
ओके बट अभी के लिए तो मात्रा बस्ती ही बेटर रहेगा, और कोई भी क्षीरपा कल्पना जो कि फॉलिकल का साइज बढ़ाने के लिए काम आएगा, तो वही हम लोग देंगे ना। रसायन चिकित्सा इसमें काम आएगी अभी के लिए तो। मीन्स मैम अभी मैंने वो रसायनवटी उसमें सभी है वो ही दो, है, उसमें सब है। वो और तो कोई चल ही रही है। एक घृत कल्पना या फिर कोई अवलेह तो दीजिएगा एटलीस्ट, तो कुष्मांड या ऐसे कुछ अवलेह तो भी चलेगा। ओके, अब ले घृत तो वैसे उसको लेना ही डिफिकल्ट लग रहा है, तो फिर वो मैं वही ट्राई करती हूँ। अगर मुझे फल घृत के कैप्सूल मिल जाए तो फिर वो कैप्सूल फॉर्म में ही उसको बीज दूं। पुष्टि मिलेगा क्या फिर? बीज पुष्टि चूर्ण या टैबलेट भी आती है, बीज पुष्टि चूर्ण की टैबलेट भी आती हाँ है, जी, वो वो भी दीजिएगा। पापेश्वर की आती है आई थिंक, है ना? हाँ, पापेश्वर वो की, हाँ, उसका मैम बीज टाइम आंशिक पीरियड क्या पापेश्वर। होता है उसका ना, देने का क्या टाइम पीरियड होता है बीज पुष्टि का टैबलेट का? बीज पुष्टि का हम लोग ना 6ठे दिन से स्टार्ट करते हैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट में। ओके ठीक है मैम। तो अभी मुझे उसकी LMP तो फिलहाल याद नहीं है, 2-3 दिन पहले आई थी वो पेशेंट। तो और इसको ना दूध के साथ दीजिएगा, बीज बीज पुष्टि रस को ना दूध के साथ। हाँ, और ओके, खास करके कितने दिन के लिए उसको दूं मैम? अभी तो 10 दिन के लिए दीजिएगा, 10 दिन के लिए। ठीक है मैम, ठीक है। मात्रा बस्ती जी मैम। मात्रा बस्ती बेटर रहेगा अभी तो मुझे लगता है ना इस केस में। ठीक है मैम। हाँ, वो मात्रा बस्ती ठीक रहेगा मैम। शीरबला तेल या फिर शतावरी तेल, यष्टिमधु शतावरी तेल भी वगैरह चलेगा। से। है मेरे पास शीरबला तेल से, फिर मैं दे दूंगी उसको। यस। इन्फ्लेमेशन या और कोई सिम्टम्स नहीं है ना इन्फेक्शंस के? नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है कुछ भी। उसका एक्चुअली पहले एक बेबी है और एक उसका अबॉर्ट हो चुका है 2020 में। उसके बाद उसको प्रेगनेंसी हुई ही नहीं कभी। अच्छा, ओके, आपने नष्ट पुष्पांतक रस दिया था क्या आगे नहीं, मैंने वो नहीं दिया मैम कभी? नहीं, अच्छा, वो तो अभी आई नेक्स्ट है मेरे साइकिल पास। में आप हाँ जी हाँ, मैम। कोई बात नहीं, आप आपने बहुत अच्छा चलाया है ये ट्रीटमेंट प्लान। तो उसमें अगर आप नेक्स्ट साइकिल में देना चाहे तो इसको एड ऑन कर सकती हैं। नेक्स्ट साइकिल के लिए हम लोग प्रॉपर प्लान करते हैं अंजू। अनुलोमन कर एक आपने इनका कुछ शोधन वगैरह करवा कर चालू किया है, कुछ क्या किया है बताइए थोड़ा हिस्ट्री। मैम करवाया तो था मैंने इसका ना, विरेचन करवाया था मैंने इसका, मतलब सदैव विरेचन जो सिंपल वाला ना, वो घी एक दिन में जैसे घी वगैरह देके वो नहीं, उसका थोड़ा विरेचन इसमें ना हम एज क्या है अभी पेशेंट की? मैम 30 नियर और 32 इतनी है। अच्छा, अभी ठीक है, अभी तो टाइम है, ठीक है। ओबेज है क्या मैम, वेट वगैरह? नहीं मैम, ओबेज नहीं है, वो लीन ही है। उसको जो पित्त वाले सिम्टम उसको है, मतलब पित्तज है, वो पित्त वातज। ओके, तो फिर आपने शुद्ध शेखर रस वगैरह चलाया होगा साथ में? नहीं, उसके बाद तो नहीं मैंने ऐसा कुछ भी चलाया। जैसे उसका ना पित्तज है एक्चुअली ना जब मैम, तो जब मैंने उसको विरेचन दिया शतावरी। था। हाँ, जी मैम। विरेचन किस ग्रिड से कराया था आपने? मैम मैंने उसको सिंपल विरेचन वटी से विरेचन करवाया था। बहुत ज्यादा वही ना, वो घृत तो नहीं मतलब ले पा रही थी बहुत ज्यादा। वही मैंने एक दिन में जैसे 100 ml देके नेक्स्ट डे विरेचन करवाया था, सिंपल वाला वही सादा करवाया घृत, था गौघृत से। जी। उसके बाद उसको एक्चुअली टाइफाइड हो गया, फिर उसने कुछ और एलोपैथिक मेडिसिन बीच में ली। नहीं, वही पूछ रही हूँ, आपने गौघृत से कराया था विरेचन या फिर ऐसे ही मतलब डायरेक्ट विरेचन वटी दी थी? नहीं मैम, घृत एक दिन के लिए दिया था, वो जो हम सिंपल करवाते हैं ना, वो सर्दी लगाते हैं वो। ओके, लघु विरेचन। लघु जी, लघु विरेचन। विरेचन करवाया था जी। अच्छा, ये है ना पित्तज है ना मैम, ये इनकी पित्तज प्रकृति है, आप जैसे बता रही हैं सिम्टोमेटिकली। तो इसमें हाँ कई जी। कई बार ना ये लघु विरेचन बहुत तकलीफ देता है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये लघु विरेचन से पित्त का विरेचन हो जाएगा, लेकिन कभी कभी पित्त एग्रीवेट भी होता है क्योंकि बट इसमें उसको नहीं कर्षण मैम होता है हुआ। ना। मैं देखती हूँ वैसे कई पेशेंट्स को ना, जब मैं लघु विरेचन करवाती हूँ तो उनको बहुत ज्यादा पेन होती है, बट इस पेशेंट को इनको पेन नहीं हुई बिल्कुल भी ना। विरेचन हुआ अच्छा है इनका, बट इनको पेन नहीं हुई ज्यादा। टाइफाइड कितने टाइम के बाद हुआ फिर विरेचन होने उसके के बाद? उसके बाद हुआ मैम, 10-15 दिनों बाद हुआ होगा, 15-20 दिन बाद। हाँ मैम, तो वही बोल रही हूँ क्योंकि लघु विरेचन में कई कई बार ना पेशेंट की एक तो पित्त प्रकृति है, संसंजय क्रम उन्होंने ठीक से नहीं फॉलो किया होगा, तो अग्निमंद हो जाता है, तो इसमें कुछ उल्टा पुल्टा भी खाया होगा, तो उसकी वजह से टाइफाइड की संप्राप्ति बनी है, राइट। तो पहले अग्नि पे काम करना होगा और ग्रहणी पे काम करना होगा। तो उसके लिए आप अग्नि दीपन पाचन जो भी है उसके साथ क्लासिकल विरेचन कराइए, और इस बार क्लासिकल विरेचन में तिक्त घृत का प्रयोग करिए, या तो फिर शतावरी घृत ऐसा कुछ दीजिए जो उनका बल भी बढ़ाए और पित्त का शमन भी करे। पेशेंट नहीं ले रहा है तो भी आप उनको एक्सप्लेन करिए। एक्चुअली वही ना ये मैम, जरूरी थोड़ा ना है। यहाँ पे हमारे ना पंजाब में ये जो घृतपान वाला ना,
ये थोड़ा कम कॉन्सेप्ट चलता है, नहीं है। ये चीज कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली। ये मैंने तो यहीं से सीखा ये आयुष दर्पण से, इससे पहले तो मैं मुझे पता ही नहीं था। मुझे भी मैम नहीं पता। मुझे भी नहीं बात मैम, देना विरेचन कैसे पड़ता है, नहीं करवाते? तो ये गुड़ पानी के बिना ही विरेचन करवाते हाँ थे? वगैरह होता ही नहीं है। मैम हाँ अच्छा घृत मैम, जैसे अगर ये जैसे तो क्या कई करें पेशेंट, फिर? अच्छा मैम ये पूछना था, जो ये पेशेंट्स मना करते हैं घृत के लिए, आपके अभी आपके पास भी ऐसे कई बार आते होंगे, तो आप कैसे उन्हें किसी और चीजें मिक्स करके देती हैं, कैसे लेती हैं? खाने के साथ उनसे कहती हैं आप खाने के साथ ले लिया करिए, कैसे करते हाँ हैं? सर, बिल्कुल सर। जैसे पेशेंट को कुछ भी पसंद है, जैसे हमारे यहाँ हलवा वगैरह ज्यादा बनता है या फिर हम्म, भाखरी वगैरह ज्यादा बनता है फूड में, हाँ अनाज वो लोग खाते हैं, तो उसके अंदर मिक्स करके दे देते हैं। क्योंकि नॉर्मली घृत का टेस्ट जो महातिक्त घृत है, या फिर किसी किसी को तो शतावरी का भी टेस्ट नहीं पसंद आता है, या गोक्षुर घृत का पसंद नहीं आता है, तो उसमें ऐसे कल्पना बना के देनी पड़ती है। लेकिन घृत तो जाना चाहिए, नहीं तो स्नेहन कैसे होगा और कोष्ठ में दोष कैसे एक्चुअली आएंगे? क्लासिकली ना स्नेहन से ही करे तो विरेचन को फायदा होता है ना। अपेक्षित लाभ अगर मिलना है आपको तो तो मैम वही। खाने के साथ आप कितने दिन तक उसे देती हैं और कितना बोलती हैं, एक्स्ट्रा कितना बोलेंगे? क्योंकि वैसे तो करीब 50 ml ऐसे जो भी आप दे रही हैं, 100 ml जो भी, इसमें आप कितना देंगी अगर खाने के साथ बोल रही हैं तो? सर इसमें तो मात्रा फिक्स नहीं होती है, जैसे पेशेंट का बल कैसा है, रोगावस्था काल कैसा है, अग्नि कैसी है, उसका विचार करके देंगे। नॉर्मली 100 या 80 ml से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। आप 4 दिन दे रहे हो, 5 दिन दे रहे हो, सम्यक स्नेह नहीं, खाने के के साथ लक्षण आप, जैसे मैं पूछ मिलते रहा हूँ हैं। खाने के साथ आप उसमें मतलब जैसे मान लीजिए हमने 50 ml से स्टार्ट करा, ये जो भी 30 ml से हाँ स्टार्ट करा हमने, क्योंकि जो हर्ष मात्रा हमने जैसे 30 ml से मान ली हमने, ठीक है, तो उसके आपने अगले अगले दिन तक उसे डबल वैसे करते जाते जब वैसे ही ले रहा है। लेकिन अगर खाने में देंगे जी, तो 30 ml की जगह आप उसे ज्यादा बढ़ाएंगी या कम करेंगी खाने के साथ जो दे रही है? वो तो सर पेशेंट पे डिपेंड करता है ना, वो कैसे लेना चाहता है। अब खाने के साथ ले रहा है तो वो रोटी में कितना लगा के लेगा, 5 ml 10 ml, तो उसका डिवाइड में करके 20 देते से हैं कि भाई 25 आप ml 3 से ज्यादा टाइम। नहीं जा पाएगा ना खाने हाँ के साथ, तो बस उतना ही खाने जाएगा। के साथ इतना ही जाएगा। तो ये प्रेफरेबल तो नहीं है, लेकिन जो नहीं मान रहे उनके लिए ठीक है, आप ये भी कल्पना कर सकते हम हैं खिचड़ी के कि साथ दे आप सकते हैं, खिचड़ी के साथ घी? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। खिचड़ी के साथ घी चलता है। खिचड़ी के साथ। मैम ये वाली पेशेंट भी घी लेने के लिए तैयार नहीं हो रही है, कह रही है उल्टी उसको हो बोलो जाती है ना, मुझे। जल्दी चाहिए ना बच्चा तो लेना पड़ेगा। उसको बोलिए, जरा डांट के हाँ मैम, बोलिए। उसको बोलिए ऐसे थोड़ा अभी तो उसकी मतलब एज है ना, युक्ति से डांट के बोलिए समझाइए। उसको। सबने बोला है, बोलो डॉक्टर उसको सभी ने उसके बोला सामने है। बोलूं, कह रही मुझे कोई और ऑप्शन दे दो, मेरे से नहीं होगा। पहले मैंने इसको फलग्रित लड्डू दिया था तो बनवा के उससे खिला लो मैम। लड्डू। बट फिर भी ना इफेक्ट के लिए तो वही तो अभी तो उनका ये है ना, इसके लिए तो उनको अच्छा ही रहेगा। मैम मेरा एक और पेशेंट है। हम्म। मैम एक्चुअली आपका आई थिंक उस पे है लेक्चर भी है ना हेमरेजिक सिस्ट पे। किस कौन अच्छा, हीमोरेजिक सिस्ट वाला है? अच्छा हाँ। एक्चुअली ना वो पेज पे ना वीडियोस का ऑप्शन नहीं आती आयुष दर्पण के, जो FB का पेज है ना वो। हाँ, बहुत ज्यादा वीडियोस है ना, तो मे भी कभी कभार हो जाता हो। अभी थोड़े टाइम की पहले तो जैसे होता था ना कि वीडियोस की ऑप्शन आ जाती थी, तो उसमें वीडियोस खुल जाती थी सारी ना, उसमें आप अच्छा। स्क्रॉल करके ढूंढ लेते थे। अब तो मतलब वो ऑप्शन ही नहीं आ रही उसमें ना वीडियो। पता करती हूँ, मैं पता करवाती हूँ। अभी हाँ बोलिए नहीं मुझे आ क्या रहा है। मैम, प्रीवियस वीडियो नहीं आ रहा। मैम अच्छा। वो भी मैम ये भी इनफर्टिलिटी की ही पेशेंट है। अभी मैंने दीपन पाचन दिया तो मैं इन्वेस्टिगेशन करवा रही थी उसकी, उसको तो कभी हुई नहीं प्रेगनेंसी, तो HSG भी करवाने के लिए उनको मैंने बोला है, तो ठीक है। बट वो अभी प्रिपेयर नहीं है HSG करवाने के लिए। अच्छा, ये सिस्ट कब अभी चालू है सिस्ट, या क्योर हो गया है? कुछ बताइए थोड़ा सा डिटेल। वो है मैम उसकी 3 सेंटीमीटर की है, मतलब ऐसी कुछ है उसकी डायमेंशन। तो हेमरेजिक सिस्ट आई है उसमें। मैंने उसकी भी ओवुलेशन स्टडी करवा रही थी मैं उसकी देखने आप के लिए। करवाइए फिर एक बार, फिर करवा के भी हम लोग वो करते हैं ना। अभी कुछ स्टार्ट किया आपने माउस में 2 पाचक या कुछ ऐसे ना? नहीं मैम, अभी मैंने उसको हिंगवष्टक चूर्ण और आरोग्यवर्धनी दे रही थी, उसके साथ में उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवा रही थी अभी, मतलब दीपन ठीक है। पाचन भी चल रहा था उसका। ठीक है, ठीक है। कब तक आएगा रिपोर्ट? मैम वो बाकी तो आ गई है उसकी, बाकी तो नॉर्मल है रिपोर्ट्स उसकी ना, वही सिर्फ हेमरेजिक सिस्ट आई है। वो अच्छा। मैं रिपोर्ट भेज भी दूंगी ग्रुप में ना। और प्रकृति वगैरह पेशेंट की क्या है, कुछ देखा? हाँ मैम ओबीज है, थोड़ी बात कफज लग रही है जैसे उसकी ना ठीक है। प्रकृति। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। इसमें ना माउस में 2 पाचक भी देते हैं ना, फिर माउस में 2 पाचक भी देंगे हम लोग ना। रक्त पाचक भी जाएगा मैम इसमें ना, हाँ, रक्त पाचक भी, हेमरेजिक। और फिर बाद में 5 दिन तक रस रक्त पाचक, और फिर नेक्स्ट 5 डेज के लिए माउस में 2 पाचक दे देते हैं इसको। वरुणादि कषाय कुछ दिया आपने?
मैम अभी मैंने स्टार्ट, अभी तो आज उसने मुझे ना अपने पिक भेजी थी, तो कल आएगा वो पेशेंट, तो फिर मैं कल उसका ना पहले मैं उसको विरेचन प्लान कर दूं यस उसका, यस, जैसे विरेचन प्लान डिस्पैच। करिएगा इसमें ना, विरेचन प्लान करवाइएगा। ठीक बिल्कुल। है। इसमें विरेचन अगर मैम हो इसमें आप सके तो गिलोय, निम्बघृत वगैरह, पंचनिम्बघृत हाँ या वही मैं बोल रही निम्बघृत थी, का ना, पंचनिम्ब से हाँ कराइए। इसमें ना अच्छा रहेगा पंचनिम्बघृत का स्नेहन। गिलोय पंचनिम्ब ऐसा कुछ यस कषाय तिक्त तिक्त वाला रस तिक्त से तिक्त बता घृत दीजिए। मींस, हाँ यस हाँ यस। तिक्तम घृत तो है मैम मेरे पास, वो ठीक है। तिक्त से ना पंचनिम्ब का अच्छा रिजल्ट आता है अंजू, अगर ठीक है मिला मैम, तो वो देखिए। है मैम। पंचनिम्ब तो नहीं है अवेलेबल एक्चुअली, यहाँ पे मिलेगा भी ठीक नहीं है ठीक है, फिर मुझे ठीक तो, है, तिक्त घृत है का ना। यूज करिएगा। तिक्तम ओके, घृत तो है शायद मेरे पास, ठीक उसके है साथ। फिर ठीक है। मैम इसकी शुरुआत मतलब कौन से डोज से शुरू, मतलब कितनी डोज से करना चाहिए इसका ना, स्नेहन के लिए? स्नेहन के लिए तो 25 ml से स्टार्ट करिएगा, 25 फिर ml 50 ml, फिर 75 ऐसे। 25। अच्छा 25 इंक्रीज करना है हाँ डेली। हाँ, इंक्रीज 25 करना। इंक्रीज करना है हर दिन। ओके 5 डेज देके उसके बाद 6 डे पे उसका अभ्यंग कुछ 6 डे पे थोड़ा सा आप, हल्का अभ्यंग, और 7th डे पे फिर दे दीजिएगा उसको विरेचन के लिए। जैसे उसकी प्रकृति के हिसाब से आपको जो त्रिवृत्त लेह दीजिएगा, या फिर इतना स्टैंडर्ड हम लोग कर रहे हैं तो विरेचक पट्टी अगर मिल जाए तो विरेचक पट्टी है दीजिएगा। मैम मेरे पास विरेचन बटी है, हाँ, बट ठीक है। इसमें वैसे मैं एक्चुअली ना मैम मैंने कभी ये क्लासिकल में, क्योंकि लोग लेते नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्लासिकल नहीं तो फिर मैम क्या करवाया नहीं। करेंगे ना, एक टेबल और चार्ट बनवा कर ना उनका पूरा उसको भी बता दीजिएगा, डाइट का पैटर्न, हल्की खिचड़ी खाए, कब भूख लगती है, क्या लक्षण है, कुछ अन्न द्वेष, उल्लास वगैरह, छर्दी वगैरह, तो आपका भी सीखना हो जाएगा ना। उसको टेबल डेली नोट करने को बताइएगा, ऐसे बना मैम कर इसका दीजिएगा उसको। कोई चार्ट वगैरह मिल जाएगा इसका? है मेरे पास है, मुझे थोड़ा रिमाइंड करेगा, अर्ली मॉर्निंग में दे देती हूँ सवेरे कर। ठीक है मैम। अंजू जी मैम आप अंजू जी जब आप इसका विरेचन स्नेहन, बटी, सॉरी आप बोलिए। स्नेहन के बाद मैम जैसे क्लासिकली तो स्वेदन है ना इंडिकेटेड, इसमें स्वेदन का कुछ करना है या फिर उसको नहीं करना है मैंने साथ में, 5 दिन के बाद ना, छठे दिन ना अभ्यंग स्वेदन हल्का करेंगे, और फिर नेक्स्ट डे पे विरेचन दे देंगे, है ना। ठीक है मैम, यही प्लान करती हूँ, फिर मैं उसके बाद जैसे मेडिसिन शुरू करती हूँ मैं। ठीक है ठीक है, फिर मैम वो आप दीपन बताइएगा। पाचन के लिए क्या दे रही हैं? दाढ़ी मैम मास्टर चूर्ण आई थिंक इसमें बढ़िया अच्छा रहेगा। मैम मैं हिंगवष्टक चूर्ण और आरोग्यवर्धनी दे रही थी मैम इसमें। ओके ठीक है। बात का फर्ज है ना थोड़ा पेशेंट, तो फिर मैं उस हिसाब से दे रही थी। अंजू जी आपने विरेचन बटी कौन सी कंपनी की दी है? मेरे पास तो सर वो है दूसरी सर वाली है, अरविंद सर वाली, वो मैंने काफी टाइम पहले की रखी हुई है ना मंगवा के, वही यूज कर रही हूँ मैं। कौन सी? अरविंद सर की वाली? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। मैम पेशेंट मृदु कोष्ठी है, क्रूर कोष्ठी है कि मध्यम कोष्ठी है? मैम एक्चुअली मैं ना अभी कल लूंगी उसकी सारी हिस्ट्री, मेरे पास ना मेरे माइंड से अभी सारे पेशेंट ना मिक्स हुए पड़े हैं इस टाइम। ओके ओके ठीक है तो मैं ठीक है, सारा कोई बात उसका कल उसका सारा फिर से देख के ना, फिर उस हिसाब से उसको मैं मींस करूंगी सारा प्लान, फिर मैं क्योंकि दोबारा ये ना यहाँ पे। इसमें अगर गृहिणी में, हाँ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि गृहिणी की दृष्टि के लक्षण होंगे तो उसके अनुसार आपको फिर घृत कल्पना या फिर आगे का प्लान डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। अग्नि कैसी है वो सोच के आप प्लान करिएगा। वैसे उसको अभी मुझे थोड़ा याद है, वैसे मैं लिख देती हूँ उसकी स्लिप पे ना, जैसे सारी हिस्ट्री लिखी हुई है तो, बट जितना मुझे याद है तो उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं थी, कोई भी डाइजेशन की, ना कोई ऑटो विबंध वगैरह कुछ भी नहीं था ऐसा। वैसे थोड़ी ओवरवेट है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मतलब ओवरवेट है मैम ओवरवेट वो। है? ओके बाकी मैं फिर से कल हाँ देख तो के फिर ठीक है, आप जो बताइए फिर, है तिक्त ना, घृत कर से ठीक है। डालिएगा। ओके, हाँ कृष्णा जी मैम एक चीज पूछनी मिलते थी, हैं। एक चीज पूछनी ओके थी जो कल आपने मिलते हैं जो मैम, बहुत टाइम हो गया, मेरा क्लास भी है दूसरा। थैंक यू सो मच। चलिए मैम फिर जो कल, हाँ जो बोलिए। आपने अभी पहले जो ओवरवेट पेशेंट आई थी रेखा मैम की, उसमें आपने जैसे बताया था कि एक सहजन तेल, अरंड तेल, एक आपने कोई और भी तेल बताया, धनवंतर तेल बताया था, तो हाँ, ओवरवेट में जो वेट कम करना है उसमें बेस्ट कौन सा रहेगा? धनवंतर तेल अच्छा रहता है सर, धनवंतर तेल, सहजन तेल, अगर कुछ वैसे त्रिफला तेल भी काम करेगा, और फिर मैम सबसे अच्छा कौन सा रहेगा वेट कम करने के लिए? वो भी कर सकते हैं। सिंपल आप तिल तेल का भी चलेगा। फिर जैसे अनुलोमन के लिए एरेंट तेल काम करेगा, जैसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तेल कर, अलग अलग पर्पज के लिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। चलिए फिर कल मिलते हैं, नमस्कार सभी को। चलिए।